ओके, हेलो एवरीवन, वेलकम टू जेनिक जे स्टडी। मेरा नाम है अनूप तिवारी और आज के इस इंटरेस्टिंग लेक्चर में मैं आप लोगों को जो टॉपिक पढ़ाने वाला हूं वो है दी एक्सेलरेशन गिवन टू दी लिक्विड कंटेनर्स। ठीक है, अब यहां पर हम एक्चुअली में पढ़ने क्या वाले हैं, क्यों ये टॉपिक इंपॉर्टेंट हो जाता है। देखिए, यहां पर जो मेनली जो कंटेनर के बारे में हम पढ़ने वाले हैं वो सिलिंड्रिकल कंटेनर से रिलेटेड क्वेश्चंस करेंगे, हम कॉन्सेप्ट को सीखेंगे। ठीक है, और जो एक्सेलरेशन होता है, एक्सेलरेशन कई तरीके के हो सकते हैं, कांस्टेंट हो सकते हैं, लीनियर डायरेक्शन में हो सकते हैं, एंगुलर हो सकते हैं। तो यहां पर जो एसएससी पॉइंट ऑफ व्यू से इंपॉर्टेंट है वो हमें पढ़ना है। यहां पर हम कॉन्सेप्ट को सीखेंगे कि अगर मैं किसी कंटेनर, जैसे सिलिंड्रिकल कंटेनर्स होते हैं, उसमें अगर मैं फ्लूइड रखा हूं और उसको अगर एक्स डायरेक्शन यानी हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन और वर्टिकल डायरेक्शन में अगर मैं एक्सेलरेशन देता हूं तो उसकी वजह से फ्लूइड सरफेस किस तरह से एक्ट करेगा, आइसोबारिक सरफेस क्या होगा, वहां पर जो हाइड्रोस्टैटिक फोर्सेस होंगे वो कैसे लगेंगे, वो सारी चीजें हम इस लेक्चर में डिस्कस करेंगे। बहुत ही शॉर्ट सेशन में मैं आप लोगों को बहुत क्लियरली इस चीज को बहुत अच्छे से विजुअलाइज भी करवा दूंगा। लेकिन वीडियो को स्टार्ट करने से पहले मेरी आप लोगों से रिक्वेस्ट है कि अगर आप लोगों ने मेरे वीडियो को पहले नहीं देखा है या देख के इसे लाइक एंड सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज मेरे वीडियो को लाइक एंड सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन को दबा दीजिए, ताकि जो इससे रिलेटेड इंपॉर्टेंट इंफॉर्मेशन है वो सबसे पहले आप तक पहुंचे। ओके, सो इस टॉपिक को स्टार्ट करने से पहले मैं क्वेश्चन दूंगा आप लोगों को और वो क्वेश्चन जो है आप लोगों को सॉल्व करके मुझे उसको कमेंट सेक्शन में आपको देना है उसका जवाब, और एट द एंड ऑफ द वीडियो आई विल गिव यू दी सॉल्यूशन। ओके, तो चलिए, प्रीवियस लेक्चर में मैंने आप लोगों को द कॉन्सेप्ट ऑफ वर्टेक्स फ्लो पढ़ाया था और उसमें मैंने जो सेकंड उसमें पढ़ाया था, मैंने आप लोगों को पढ़ाया था फोर्स्ड वर्टेक्स फ्लो इन सिलिंड्रिकल कंटेनर्स। ठीक है, जहां पर मैंने आप लोगों को एक डायग्राम बताया था कि अगर आप लोगों के पास एक सिलिंड्रिकल कंटेनर है, ठीक है, और उसमें एक फ्लूइड है, उसमें कोई भी एक रैंडम फ्लूइड है, ठीक है, और उस फ्लूइड में मैं क्या कर रहा हूं, मैं एक फोर्स्ड वर्टेक्स फ्लो कर रहा हूं, यानी कि अगर मैं उसको यहां पर क्या कर रहा हूं, एक एंगुलर वेलोसिटी उसको प्रोवाइड कर रहा हूं। ठीक है, ये एंगुलर वेलोसिटी ओमेगा उसको प्रोवाइड कर रहा हूं। तो इसी से रिलेटेड मेरा एक सवाल ये है कि मैं मान लेता हूं कि ये जो सिलिंड्रिकल कंटेनर है मेरा, इसका जो रेडियस है वो 2 मीटर है। ठीक है, मेरे पास एक सिलिंड्रिकल कंटेनर है जिसका रेडियस क्या है, 2 मीटर है। इसकी जो हाइट है वो 5 मीटर है। ठीक है, इसकी जो हाइट है वो 5 मीटर है। जो एंगुलर वेलोसिटी मैंने प्रोवाइड किया है, जो एंगुलर वेलोसिटी मैंने दिया है इस सिलिंड्रिकल कंटेनर को, वो है 4 रेडियन पर सेकंड। ठीक है, 4 रेडियन पर सेकंड से मैं क्या कर रहा हूं, यहां पर इस सिलिंड्रिकल कंटेनर को मैं रोटेट कर रहा हूं। ठीक है, आपको मुझे यहां पर क्या बताना है, आपको यहां पर मुझे H मैक्सिमम और H मिनिमम की वैल्यू बतानी है। H मैक्सिमम एंड H मिनिमम की वैल्यू बतानी है। ठीक है, पहली चीज। दूसरी चीज आप लोगों को मुझे क्या बताना है, दूसरा चीज आप लोगों को मुझे यह बताना है कि क्या अगर मैं जब इसे 4 रेडियन पर सेकंड के एंगुलर स्पीड से घुमाऊंगा तो क्या वहां पर स्पिलिंग होगी या नहीं। स्पिलिंग मतलब कि यहां पर जो भी फ्लूइड है, फॉर एग्जांपल हम मान लेते हैं कि यहां पर फ्लूइड मेरा पानी है, H2O। ठीक है, तो क्या जब मैं इसे रोटेट करूंगा तो क्या ये फ्लूइड यहां से स्पिल हो जाएगा। ठीक है, तो आपको मुझे बताना है स्पिलिंग विल ऑकर और नॉट, स्पिलिंग विल ऑकर और नॉट, और अगर स्पिलिंग नहीं होगा तो कितना एंगुलर वेलोसिटी रखने से स्पिल होगा। ठीक है, अगर मेरा यहां पर स्पिलिंग हो रहा है तब तो इट्स ओके, लेकिन अगर स्पिलिंग नहीं हो रहा है तो मुझे मैक्सिमम कितना ओमेगा की वैल्यू एंगुलर वेलोसिटी रखना पड़ेगा, ताकि यहां पर जो फ्लूइड है जब मैं उसे रोटेट करूं तो वहां पर क्या हो, फ्लूइड स्पिल हो जाए। तो मैक्सिमम, ठीक है, यहां पर आपको ओमेगा मैक्स फॉर स्पिलिंग आपको वैल्यू मुझे बतानी है। तो ये 3 चीजें हैं जो आप लोगों को यहां पे फाइंड आउट करना है। मैंने आपको सारी कंडीशंस दे दी है। ठीक है, मैंने आपको हाइट ऑफ द सिलेंडर दे दिया है, मैंने आपको रेडियस की वैल्यू दे दी है, मैं इसको जो एंगुलर स्पीड से घुमा रहा हूं वो भी मैंने वैल्यू आप लोगों को दे दिया है। और अब आप लोगों को मुझे ये बताना है कि यहां पर जो H मैक्सिमम और H मिनिमम जो जनरेट होगा, मैंने आपको बताया था एक पैराबोलिक फ्री सरफेस जनरेट होता है, यहां पे उस पैराबोलिक फ्री सरफेस पर जो कि एक आइसोबारिक सरफेस होता है, वहां पर एक H मैक्स की वैल्यू हमें ऑब्टेन होती है और H मिनिमम की वैल्यू हमें ऑब्टेन होती है। ठीक है, उसकी वैल्यू आपको बतानी है। दूसरी आपको यह बतानी है कि क्या वहां पे स्पिलिंग होगा या नहीं, और अगर स्पिलिंग नहीं होगा
तो तीसरे पार्ट में आपको मुझे बतानी है कि मैक्सिमम एंगुलर वेलोसिटी मैं कितनी रखूंगा जिसकी वजह से क्या हो, वहां पर स्पिलिंग हो जाए। ठीक है, तो अगर आप लोगों ने मेरा प्रीवियस लेक्चर देखा है तो आप लोग ये क्वेश्चन जरूर बना लेंगे, और अगर ये क्वेश्चन आपसे नहीं बनता है, इसका कॉन्सेप्ट नहीं पता है, तो प्लीज जाके मेरे प्रीवियस लेक्चर को देखिए और उसके बाद ये क्वेश्चन सॉल्व करिए, कमेंट सेक्शन पे लिखिए, उसके बाद मेरे इस वीडियो पर ध्यान दीजिए। ओके, चलिए कमिंग बैक टू द टॉपिक, हम लोगों को जो अभी पढ़ना है यहां पर, वो पढ़ना है एक्सेलरेशन गिवन टू द लिक्विड कंटेनर्स। ठीक है, अब यहां पर थोड़ा ध्यान से समझिए, जो एक्सेलरेशन हम देते हैं, जो भी एक्सेलरेशन हम प्रोवाइड करते हैं, यहां पर सबसे पहले हमें समझना पड़ेगा कि हम यहां पे किस कंटेनर की बात कर रहे हैं। तो सबसे पहली चीज यहां पर यह होती है कि यहां पर जो कंटेनर को हम डील करते हैं, ठीक है, ये सिलिंड्रिकल कंटेनर पर ही हम क्या करेंगे, इसको डील करेंगे। ठीक है, यहां पर हम क्या कर रहे हैं, सिलिंड्रिकल कंटेनर को ही डील कर रहे हैं। अब सिलिंड्रिकल कंटेनर को ही हम क्यों डील करते हैं, क्योंकि यहां पर क्या होता है, हम ये मान के चलते हैं कि जब भी हम सिलिंड्रिकल कंटेनर डील करते हैं तो उसका जो क्रॉस सेक्शन होता है वो क्या होता है, सर्कुलर होता है। ठीक है, तो क्रॉस सेक्शन यहां पर मुझे क्या मिल जाएगा, क्रॉस सेक्शन मुझे मिल जाएगा सर्कुलर। ठीक है, ये पहली चीज। ओके, नाउ मैं इनिशियल स्टेट पे ये मान के चलता हूं कि यहां पर कुछ ना कुछ लिक्विड था हमारे पास। चलिए मैं मान लेता हूं कि यहां पर कुछ लिक्विड था। ओके, यहां पर मेरे पास कुछ लिक्विड था। अब मैं क्या कर रहा हूं, इस कंटेनर पे मैं क्या कर रहा हूं, एक्सेलरेशन प्रोवाइड कर रहा हूं। ठीक है, अब एक्सेलरेशन जो है वो कैसा हो सकता है, या तो वो कांस्टेंट हो सकता है, या तो वो कांस्टेंट नहीं हो सकता है, मतलब वो चेंज हो सकता है। तो यहां पर एसएससी पॉइंट ऑफ व्यू के लिए आपको ये ध्यान रखना है कि जो भी यहां पर हम एक्सेलरेशन प्रोवाइड करेंगे, ठीक है, एक्सेलरेशन वो आपका कांस्टेंट नेचर का होगा। दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट। ठीक है, कांस्टेंट नेचर का मतलब अगर मान लीजिए कि मैं 2 मीटर पर सेकंड स्क्वायर का एक्सेलरेशन दे रहा हूं, तो यहां पर थ्रू आउट दी मोशन उसकी जो एक्सेलरेशन होगी वो चेंज नहीं होगी। ठीक है, यानी कांस्टेंट एक्सेलरेशन पर आपकी बॉडी क्या होगी, मूव होगी। ठीक है, दूसरी चीज, ये जो एक्सेलरेशन होनी चाहिए ये लीनियर डायरेक्शन में होनी चाहिए। ठीक है, पहला चीज मैंने क्या कहा कि कांस्टेंट होनी चाहिए, दूसरी क्या होनी चाहिए, लीनियर डायरेक्शन में होनी चाहिए। अब लीनियर डायरेक्शन पर यहां पर या तो ये जो कंटेनर है इसे मैं इस डायरेक्शन पे दे सकता हूं एक्सेलरेशन, इन द एक्स डायरेक्शन। ठीक है, यहां पर मैं इसे एक्स डायरेक्शन में दे सकता हूं, या फिर मैं क्या कर सकता हूं, इस कंटेनर को वर्टिकल डायरेक्शन यानी जेड डायरेक्शन पर भी मैं क्या दे सकता हूं, एक्सेलरेशन दे सकता हूं। ठीक है, तो ये एक डायरेक्शन लीनियर हो सकती है, एक ये डायरेक्शन लीनियर हो सकती है, और एक और डायरेक्शन आपकी लीनियर क्या हो सकती है, इन दोनों के, मतलब वहां पे एक एक्स कंपोनेंट का भी एक फैक्टर होगा और एक जेड कंपोनेंट का भी एक्सेलरेशन का एक फैक्टर होगा। ठीक है, ओके, सो यहां पर भी इस डायरेक्शन पर भी मैं क्या कर सकता हूं, इसको एक एक्सेलरेशन दे सकता हूं। ठीक है, तो चलिए, जब मैं इस ऑब्जेक्ट को एक्सेलरेशन देता हूं, जब भी मैं इस कंटेनर को एक्सेलरेशन देता हूं, इररिस्पेक्टिव ऑफ कोई भी फ्लूइड इसके अंदर हो, मान लीजिए कोई भी फ्लूइड है और उस फ्लूइड की डेंसिटी क्या है, लो। ठीक है, तो जब भी किसी कंटेनर में जिसमें भी फ्लूइड है, जब मैं उसे एक्सेलरेशन देता हूं तो वहां पर जो फ्लूइड का फ्री सरफेस बनता है वो किस तरह से बनता है वो मैं आप लोगों को बता देता हूं। सबसे पहले तो मैं ये मान के चलता हूं कि यहां पर इसकी जो हाइट है वो है h और इसका जो डायामीटर है वो है d। ठीक है, तो d यहां पर क्या हो गया, d यहां पर आपका हो गया डायामीटर ऑफ सिलिंड्रिकल, ठीक है, सिलिंड्रिकल कंटेनर। ओके, यहां पे क्या हो गया, इसका डायमीटर ऑफ सिलिंड्रिकल कंटेनर। h क्या हो गया, h इज इक्वल टू हाइट ऑफ, ठीक है, हाइट ऑफ सिलिंड्रिकल कंटेनर। ठीक है, यहां पर ये क्या हो गया, इसका हाइट हो गया। नाउ यहां पर जो ये फ्लूइड का है, ये फ्लूइड का है, इसको मैं मान लेता हूं z। ठीक है, यहां पर जो फ्लूइड का लेवल है, यहां पर जो फ्लूइड का लेवल है मैं इसे मान लेता हूं z। ठीक है, ये z है। ओके, नाउ जब मैंने इस कंटेनर को एक्सेलरेट किया, ठीक है, तो वहां पर जो फ्री सरफेस ऑफ द फ्लूइड होता है, बहुत ध्यान दीजिएगा वो कैसे बन जाता है। ये मेरा सिलिंड्रिकल कंटेनर है, ठीक है, ये मेरा कंटेनर है, और यहां पर मान लीजिए कि मैंने इसे x डायरेक्शन पे दिया है। ठीक है, मैंने मान लीजिए इसे x डायरेक्शन पे दिया है या z डायरेक्शन, आप जैसे भी दे सकते हैं। मैं यहां मान के चल रहा हूं कि यहां x कंपोनेंट में भी कोई एक्सेलरेशन है और z कंपोनेंट का भी एक एक्सेलरेशन है, कांस्टेंट वैल्यू है, तो यहां पर जो फ्री सरफेस ऑफ द फ्लूइड बनती है वो कुछ इस टाइप से बनती है। ठीक है, मान लेते हैं मैं ये मान लेता हूं कि ये फ्री सरफेस ऑफ द फ्लूइड है।
और ये जो फ्री सरफेस ऑफ द फ्लूइड है, यहां पर क्या होगा, ये कुछ एंगल बना रहा होगा हॉरिजॉन्टल से, और ये एंगल को मैं मान लेता हूं थीटा। वेरी इंपॉर्टेंट, इस चीज को बहुत ध्यान से समझिएगा, ये आप समझेंगे तो ही इसका क्या होगा, कॉन्सेप्ट और क्वेश्चन के न्यूमेरिकल्स को आप क्या कर पाएंगे, सॉल्व कर पाएंगे। ओके फ्रेंड्स, चलिए यहां पर मैंने क्या किया, इस कंटेनर में जो फ्री सरफेस, जैसे ही मैंने एक्सेलरेट किया तो कंटेनर का जो फ्री सरफेस ऑफ द फ्लूइड है वो कुछ इस टाइप से बना। ठीक है, देखिए इनिशियली जब मैंने इसको किसी भी तरह का एक्सेलरेशन नहीं दिया था तो फ्री सरफेस ऑफ द फ्लूइड क्या था, फ्री सरफेस ऑफ द फ्लूइड, ये जो रेड डायरेक्शन, ये जो रेड में मैंने बनाया है, यही क्या था, इसका फ्री सरफेस ऑफ द फ्लूइड था। इसका मतलब ये था कि इस केस के लिए, इस डायग्राम के लिए जो इसका आइसोबारिक सरफेस था, आइसोबारिक सरफेस था, वो क्या था, वो ये वाला था। ठीक है, ये फ्लूइड का ये जो हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन पे जो था, यही इसका आइसोबारिक सरफेस था। लेकिन जब मैं इसको एक्सेलरेट करता हूं, ठीक है, तो शुरुआत में तो फ्लूइड क्या होगा, जैसे जैसे एक्सेलरेट होगा फ्लूइड की जो हॉरिजॉन्टल लेवल है वो इंक्लाइन हो जाएगी, धीरे धीरे करके फ्लूइड का लेवल इंक्लाइन हो जाएगा। लेकिन लीनियर कांस्टेंट एक्सेलरेशन के बाद कुछ समय में ये क्या करेगा, फ्लूइड अपने इसी शेप को क्या कर लेगा, इसी शेप में वो कांस्टेंट रह जाएगा। कांस्टेंट रह जाएगा मतलब ये है कि एक टाइम के बाद, क्योंकि एक्सेलरेशन मेरा कांस्टेंट है, तो एक्सेलरेशन कांस्टेंट होने की वजह से फ्लूइड का जो फ्री सरफेस है, ठीक है, वो फ्री सरफेस ऐसे हॉरिजॉन्टल ना होके कुछ ना कुछ इंक्लाइन हो जाता है। तो इस केस में जो इसका फ्री सरफेस बनता है, या जो मैं कह सकता हूं जो आइसोबारिक सरफेस बनता है, वो ये वाला सरफेस हो जाता है। ये क्या बन जाता है इस केस के लिए, इसका आइसोबारिक सरफेस। ठीक है, और अगर ये इसका आइसोबारिक सरफेस बन जाता है तो यहां पर क्या है, ये इसका डायामीटर है। ठीक है, ये क्या है, ये इसका जेड मैक्स में, ये जेड मैक्सिमम है, और ये क्या है, इसका जेड मिनिमम है। ये क्या है, इसका जेड मिनिमम है। ओके, यहां पर ये जेड मैक्सिमम है और जेड मिनिमम है। तो हम लोगों को यहां पर क्या करना पड़ता है फ्रेंड्स, हम लोगों को यहां पर इसी जेड मैक्सिमम और जेड मिनिमम की वैल्यू निकालनी पड़ती है। ठीक है, तो अगर मैं इस कंडीशन के लिए जेड मैक्सिमम और जेड मिनिमम की वैल्यू निकालता हूं, तो वो मैं कैसे निकाल सकता हूं, मैं आपको एक फॉर्मूला बता देता हूं। देखिए यहां पर जो ये थीटा एंगल बना रहा है, जो फ्री सरफेस ऑफ द फ्लूइड है, हॉरिजॉन्टल से जो ये थीटा एंगल बनाता है, तो वहां पर जो टेन थीटा हम जो कैलकुलेट करते हैं ज्योमेट्री से, ठीक है, उसकी वैल्यू होती है ax अपॉन g प्लस az। इस वैल्यू को आप नोट डाउन कर लेंगे, दिस इज अ वेरी इंपॉर्टेंट रिलेशन। ठीक है, इससे न्यूमेरिकल आया है आप लोगों का एसएससी में, सिविल इंजीनियर मैकेनिकल वालों को तो बहुत पूछा गया है, सिविल में भी इससे रिलेटेड न्यूमेरिकल पूछा गया, डायरेक्ट न्यूमेरिकल पूछ दिया जा रहा है, जो मैं फॉर्मूलाज आपको बताता हूं। ठीक है, उससे ज्यादा दिमाग मत लगाइएगा। ठीक है, नाउ एक चीज है जिसे मैं अच्छे से समझा देता हूं आप लोगों को, लेट मी बी वेरी क्लियर इन दिस रिगार्ड। यहां पर क्या होता है, कोई भी एक्सेलरेशन नहीं दिया गया था, जब कोई भी एक्सेलरेशन नहीं दिया गया था तो फ्लूइड का ये पूरा पोर्शन एक रिजिड पार्ट की तरह एक्ट करता था, जहां पर हम पास्कल लॉ को लगा सकते थे। ठीक है, लेकिन जब यहां पर मैंने एक्सेलरेशन दिया तो फ्री सरफेस चेंज होने की वजह से आप सेम हॉरिजॉन्टल लेवल पे पास्कल लॉ नहीं लगा सकते। अगर मैं इस ब्लू लाइन की बात करूं तो ये ब्लू लाइन जो है इस कंटेनर के अंदर हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन पर बनी हुई है, लेकिन अगर मैं इस ब्लू लाइन पर दो रैंडम पॉइंट ले लूं तो वो रैंडम पॉइंट्स में जो गॉज प्रेशर की वैल्यू होगी किसी डेप्थ की वजह से, फॉर एग्जाम्पल ध्यान से देखिएगा, मैं यहां पे एक पॉइंट 1 ले रहा हूं और मैं यहां पे पॉइंट 2 ले रहा हूं। ऑल्दो यहां पर एक समय के बाद जो फ्लूइड है, भले यहां पे एक्सेलरेशन है, तो फ्लूइड यहां पे स्टैटिक फ्लूइड की तरह ही काम करने लगेगी। शुरुआत में इंक्लिनेशन बढ़ता जाएगा और एक समय के बाद इंक्लिनेशन जो हो जाएगा वो कांस्टेंट हो जाएगा, और वो एंगल कितना बना देगा, थीटा बनाएगा हॉरिजॉन्टल से। ठीक है, लेकिन कुछ समय के बाद भी जब ये जो इंक्लिनेशन है, जब ये कांस्टेंट रहेगा भी, उसके बावजूद भी जो ये दो पॉइंट्स यहां पर मैंने हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन में जो ऑब्टेन किए हैं, वहां पर पास्कल लॉ के अकॉर्डिंग हम प्रेशर कैलकुलेट नहीं कर सकते, क्योंकि यहां पर अगर आप लोग ध्यान देंगे तो यहां पर थोड़ी सी यहां पे कम हाइट है और यहां पर क्या है, ज्यादा है। तो अगर हम लोग गॉज प्रेशर को कैलकुलेट करते हैं तो गॉज प्रेशर की वैल्यू क्या होती है, गॉज प्रेशर की वैल्यू होती है रो इंटू जी इंटू एच या रो इंटू जी इंटू जेड। और यहां पर दोनों केसेस में जो वर्टिकल डायरेक्शन पे जो फ्री सरफेस ऑफ द फ्लूइड से जो इन पॉइंट्स की दूरी है वो अलग अलग है। ठीक है, आई होप आपको ये चीज समझ में आ रहा होगा।
ओके, चलिए नाउ यहां पर जो मैंने सबसे पहला फॉर्मूला दिया वो दिया tan थीटा इज इक्वल टू ax अपॉन g प्लस az। ठीक है, इस फॉर्मूला के अकॉर्डिंग मैं ये मान के चल रहा हूं कि कंटेनर में x डायरेक्शन और z डायरेक्शन दोनों पर क्या दिया जा रहा है, एक्सेलरेशन दिया जा रहा है। ठीक है, फॉर एग्जांपल अगर मैं कंटेनर को x डायरेक्शन में 2 मीटर पर सेकंड स्क्वायर का एक्सेलरेशन दे रहा हूं और z डायरेक्शन पर भी क्या कर रहा हूं, 3 मीटर पर सेकंड स्क्वायर का एक्सेलरेशन दे रहा हूं। यहां पर 2 ना लिख के इसको 4 कर दीजिए। ठीक है, तो इसका एक रिजल्टेंट एक्सेलरेशन तो आ रहा होगा जो इन दोनों के बीच बनेगा कुछ इस टाइप से, जो कि कितना बनेगा, 5 मीटर पर सेकंड स्क्वायर, इस टाइप से। ठीक है, सो यहां पर आप ये मान सकते हैं कि ये जो फॉर्मूला मैंने अभी यहां पर लिखा है, इस फॉर्मूला के अकॉर्डिंग मैं मान के चल रहा हूं कि कंटेनर को x डायरेक्शन पर भी एक कांस्टेंट लीनियर एक्सेलरेशन दिया जा रहा है और z डायरेक्शन पे भी एक कांस्टेंट लीनियर एक्सेलरेशन दिया जा रहा है। ठीक है, चलिए तो इसको मैं यहां पर स्पेसिफाई कर देता हूं और इस चीज को आप ध्यान में रखेंगे। ठीक है, तो थीटा क्या है, थीटा है एंगल ऑफ इंक्लिनेशन कर दीजिए, एंगल ऑफ इंक्लिनेशन, एंगल ऑफ इंक्लिनेशन ऑफ द फ्री सरफेस ऑफ द फ्लूइड, फ्री सरफेस ऑफ फ्लूइड फ्रॉम, कहां से बना रही है, हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन से बना रही है, तो फ्रॉम हॉरिजॉन्टल। ठीक है, ये पहला चीज हुआ। ax क्या हुआ, कांस्टेंट लीनियर एक्सेलरेशन। ठीक है, कांस्टेंट लीनियर एक्सेलरेशन गिवन इन कौन से डायरेक्शन में, हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन, गिवन इन हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन। ठीक है, आप इसे पूरा लिख दीजिए, मैं यहां पे जल्दी जल्दी शॉर्ट फॉर्म में लिख दे रहा हूं। ठीक है, az क्या होता है, az है कांस्टेंट लीनियर एक्सेलरेशन गिवन इन कौन से डायरेक्शन पर, वर्टिकल डायरेक्शन पर, गिवन इन वर्टिकल डायरेक्शन। ठीक है, और जो g है, g हमारा क्या होता है, एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी, ये क्या होता है 9.81 मीटर पर सेकंड स्क्वायर। ठीक है, सो यहां पर क्या होगा, यहां पर इन केस अगर मेरे फ्लूइड को सिर्फ और सिर्फ हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन पर ही, अगर फ्लूइड या फिर कंटेनर को हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन पर ही लीनियर कांस्टेंट एक्सेलरेशन दिया जाएगा। ठीक है, चलिए मैं इसको यहां पर भी लिख देता हूं। आई होप आपने ये डायग्राम बना लिया होगा। ये चीज समझना बहुत ज्यादा जरूरी है आप लोगों के लिए। देखिए यहां पर एक चीज ध्यान दीजिए, अगर सिर्फ x डायरेक्शन पर ही लीनियर एक्सेलरेशन दिया जा रहा है और z डायरेक्शन पर जो एक्सेलरेशन की वैल्यू है अगर वो 0 है, ठीक है, z डायरेक्शन पर अगर एक्सेलरेशन की वैल्यू 0 है, तो वहां पर जो tan थीटा का फॉर्मूला बनेगा वो क्या बन जाएगा, वो बन जाएगा ax अपॉन g। ये बिल्कुल अच्छे से ध्यान रखेंगे। ठीक है, अगर z डायरेक्शन पर एक्सेलरेशन की वैल्यू 0 है और x डायरेक्शन पर एक्सेलरेशन की कुछ कांस्टेंट वैल्यू है, तो वहां पर tan थीटा, यहां पर देखिए ना, आप यहां पर 0 पुट कर दीजिए। ठीक है, तो ये क्या बन गया, ax अपॉन g। ठीक है, तो वहां पर भी जो फ्री सरफेस ऑफ द फ्लूइड है कंटेनर में, इस केस में भी जो फ्री सरफेस ऑफ द फ्लूइड है वो कैसा बनेगा, इस टाइप से बनेगा, या आप ऐसे कर दीजिए, इस टाइप से बना दीजिए। ठीक है, इस टाइप से मैं मान लेता हूं कि इस डायरेक्शन में ax दिया जा रहा है और ये एंगल क्या हो गया, थीटा। ओके, अगर आप लोग कहते हैं सर एक्सेलरेशन इन द x डायरेक्शन 0 है लेकिन z में 0 नहीं है, ठीक है, एक्सेलरेशन x में 0 है और z में 0 नहीं है, तो यहां पर tan थीटा का क्या वैल्यू बनेगा, यहां पर थीटा की वैल्यू 0 डिग्री हो जाएगी। बहुत ध्यान से समझिए, इस केस के लिए थीटा की वैल्यू 0 डिग्री हो जाएगी अगर x में 0 होगा और z में। क्यों, क्योंकि यहां पर जो कंटेनर है मेरा वर्टिकल डायरेक्शन में ट्रेवल कर रहा है, वर्टिकल डायरेक्शन में ट्रेवल कर रहा है, तो फ्लूइड में कहीं पर भी ये इंक्लाइंड सरफेस जनरेट ही नहीं होगा। तो जब जनरेट ही नहीं होगा
तो यहां पर क्या होगा, यहां पर जो कंटेनर होगा, इस केस के लिए जो कंटेनर होगा उसका फ्री सरफेस ऑफ द फ्लूइड कैसा होगा, हॉरिजॉन्टली होगा। ठीक है, समझ में आ रहा है ये चीज, इसलिए मैंने इसको ऐसे आपको अलग अलग केसेस में समझाया। ठीक है, नाउ फिर से हम लोग यहां पर आ जाते हैं, काफी गर्मी है, कोई लोड नहीं। ओके, चलिए, मेरे पास एक कंटेनर है, ये मेरे पास कंटेनर है, ठीक है, ये एंगल थीटा है, ये जेड मिनिमम है, ये जेड मैक्सिमम है। ठीक है, मैंने अभी आप लोगों को बताया था कि टेन थीटा की जो वैल्यू होती है वो होती है ax अपॉन जी प्लस az, ये मैंने फॉर्मूला लिखवा दिया। ठीक है, नाउ टेन थीटा की एक और वैल्यू है जो हम यहां पर लिख सकते हैं, बहुत ध्यान से देखिए। अगर मैं ज्योमेट्री से देखूं तो टेन थीटा क्या होता है, परपेंडिकुलर अपॉन बेस, ये हम लिख सकते हैं, परपेंडिकुलर अपॉन बेस भी तो होता है। अगर मैं इस कंटेनर यहां पर अगर मैं परपेंडिकुलर अपॉन बेस की बात करूं तो इस ट्रायंगल का कोई भी नाम ले लीजिए, अगर मैं ये परपेंडिकुलर को देखूं तो परपेंडिकुलर की हाइट कितनी होगी, ये होगी z मैक्स माइनस z मिनिमम, होगी या नहीं होगी। अगर मैं ये हाइट निकालना चाहता हूं, ये जो हाइट है ये परपेंडिकुलर है और ये मेरा क्या है, बेस है, तो ये परपेंडिकुलर की हाइट क्या होगी, z मैक्स माइनस z मिनिमम। और जो लेंथ है, जो ये बेस है, ये बेस की वैल्यू कितनी होगी, डायामीटर। समझ में आ रहा है आप लोगों को, अगर मैं इस कंटेनर की बात कर रहा हूं तो यहां पर ये क्या होगी, z मैक्स अपॉन z मिनिमम अपॉन डायमीटर, ये क्या होगा, इसका वैल्यू हो जाएगा। ठीक है, या फिर हम यहां पर क्या लिख सकते हैं, अगर यहां पे आपको कंटेनर में डायमीटर ना बोल के कुछ लेंथ l दे दिया जाए, ठीक है, अगर डायमीटर ना देके कुछ l लेंथ दे दिया जाए तो आप इसको z मैक्स माइनस z मिनिमम अपॉन l भी लिख सकते हैं। ठीक है, तो ये आपका एक पहला कंडीशन हो गया कि z मैक्स माइनस z मिनिमम इज इक्वल टू टेन थीटा, और टेन थीटा की एक और वैल्यू क्या होती है, ax अपॉन जी प्लस az। और दूसरा कंडीशन क्या होगा, दूसरा कंडीशन होता है नो स्पिलिंग का। नो स्पिलिंग का मतलब क्या है कि भाई इतना तेजी से एक्सेलरेट ना हो जाए कि जो फ्लूइड है वो कंटेनर से बाहर निकल जाए। ठीक है, मैं एक बात बता दूं आपको, क्लियर कर दूं कि यहां पे मैं ये मान के चल रहा हूं कि कंटेनर ओपन एट द टॉप है, यानी कि जो फ्री सरफेस, अगर मैं फ्री सरफेस ऑफ द फ्लूइड की बात करता हूं, जहां पर भी मैं फ्री सरफेस बोल दिया उसका मतलब ये है कि वो एटमॉस्फेयर से कांटेक्ट में है, और एटमॉस्फेयर से कांटेक्ट में है इसका मतलब क्या है, उसका जो टॉप सरफेस है वो खुला हुआ है। ठीक है, चलो ये आपको पता चल गया। और अगर ये नो स्पिलिंग का कंडीशन हो, यहां पर मैंने आपको क्या कहा, नो स्पिलिंग कंडीशन, नो स्पिलिंग कंडीशन, तो आप यहां पर क्या लिख सकते हैं, नो स्पिलिंग कंडीशन में जो मैं रिलेशन लिख रहा हूं उसको एकदम लिख लीजिएगा, z मैक्सिमम माइनस z वो वाला कंडीशन था जो फ्री सरफेस ऑफ द फ्लूइड से लेकर डेप्थ तक की हाइट थी, इज इक्वल टू z माइनस z मिनिमम। इस रिलेशन, ये दो जो मेन रिलेशन है आप इसको क्या करेंगे, याद रखेंगे। एक रिलेशन ये, एक रिलेशन ये कब था, जब z में कोई एक्सेलरेशन नहीं था, एक रिलेशन ये, ठीक है, और एक रिलेशन ये। तो टोटल यहां पे आपको 3 से 4 रिलेशन आपको ध्यान रखना है। अगर आप ये 3 से 4 रिलेशन ध्यान में रखते हैं तो आप बड़ी आसानी से इनके कॉन्सेप्ट्स को बना सकते हैं। तो चलिए, ये रहा आज का कॉन्सेप्ट। लेकिन यहां पर जो मैंने क्वेश्चन दिया था, आई होप आपका आंसर आ गया होगा। ठीक है, जो क्वेश्चन मैंने आप लोगों को दिया था, देखता हूं आप लोगों का आंसर आया या नहीं आया। कमेंट सेक्शन में मुझे अभी भी कमेंट नहीं आ रहे हैं। ठीक है, कमेंट सेक्शन में मुझे अभी भी कमेंट नहीं आ रहे हैं। अगर आप लोग सीरियसली नहीं पढ़ रहे हैं, नहीं करेंगे, तो मैं ऐसे सवाल पूछना भी बंद कर दूंगा आप लोगों से। ठीक है, 3 से 4 कमेंट ही आए, लेकिन आए तो एक भी कमेंट नहीं आ रहा। अगर एक भी कमेंट नहीं आएगा तो मैं ये सब सवाल पूछना बंद कर दूंगा। लेकिन याद रखना, ये सवाल अगर मैंने पूछना बंद कर दिया तो इसी से रिलेटेड क्वेश्चन आते हैं जेईई में। ठीक है, छत्तीसगढ़ एससीएस में, आरआरबी में, हर जगह ऐसे ही क्वेश्चन आते हैं। ठीक है, ऐसे क्वेश्चंस आते हैं जिसमें बहुत ज्यादा टाइम नहीं लगता, बस थोड़ा सा दिमाग लगाना पड़ता है। तो देख लीजिए आप लोग, तो कमेंट सेक्शन में कमेंट करिए। तो मेरे पास जो क्वेश्चन था वो क्वेश्चन ये था कि आपके पास एक सिलिंड्रिकल कंटेनर है, ठीक है, उसमें फ्लूइड था, ये लीजिए मैंने फ्लूइड बना दिया। ठीक है, उस
उस फ्लूइड को मैंने ओमेगा प्रोवाइड किया था, ओमेगा की वैल्यू थी 4 रेडियन पर सेकेंड। ये हाइट आपकी टोटल हाइट थी 5 मीटर और इसका जो रेडियस था वो था 2 मीटर। ठीक है, आपको Z मैक्स और Z मिनिमम की वैल्यू निकालनी थी। तो मैंने आप लोगों को दो रिलेशन बताया था। मैंने बताया था Z मैक्स माइनस Z मिनिमम, इसकी जो वैल्यू होती है वो होती है R स्क्वायर ओमेगा स्क्वायर अपॉन 2G। ये मेरा क्या था, पहला इक्वेशन था, ये मेरा पहला इक्वेशन। और दूसरा इक्वेशन था Z मैक्स माइनस Z, ठीक है, और ये हाइट भी मैंने दे दिया था, ये हाइट ये 3 मीटर्स है, ये हाइट 3 मीटर्स है। पता नहीं मैंने आपको शुरू में ये चीज दिया था या नहीं दिया था, लेकिन ये हाइट 3 मीटर है। ओके, ये 2 मीटर, ये मैंने हाइट आपको नहीं दिया था, आई एम सो सॉरी, मैंने आपको ये वाला हाइट नहीं दिया था। आप कोई भी हाइट एज्यूम कर सकते थे लेस देन 5, ठीक है, तो लेस देन 5 आप एज्यूम करिए, तो मैं यहाँ पे 3 मीटर आपको दे देता हूं। तो Z माइनस Z इज इक्वल टू Z माइनस Z मिनिमम, ये क्या हो गया, मेरा दूसरा इक्वेशन हो गया। जब आप ये दोनों इक्वेशन को सॉल्व करेंगे, या आप दोनों इक्वेशन को सॉल्व करेंगे, तो आपके पास क्या आ रहा था, Z मैक्स माइनस Z मिनिमम इज इक्वल टू R स्क्वायर ओमेगा स्क्वायर 2 स्क्वायर इंटू 4 स्क्वायर अपॉन 2 इंटू 9.81। तो यहां से Z मैक्स और Z मिनिमम की वैल्यू, एक ये वाला इक्वेशन आ रहा था और दूसरा आ रहा था Z मैक्स माइनस 3 इज इक्वल टू 3 माइनस Z मिनिमम। ओके, जब आप ये दोनों इक्वेशन को सॉल्व करेंगे, देखिए 2 इक्वेशन 2 वेरिएबल, तो यहां से जब आप सॉल्व करते तो Z मैक्स की वैल्यू आपकी आ जाती, Z मैक्स की वैल्यू देखिए मैंने यहां पे लिखा हुआ है एक्चुअली में, Z मैक्स की वैल्यू आती 4.63 मीटर, 4.63 मीटर, और Z मिनिमम की वैल्यू आती 1.37 मीटर। ठीक है, Z मैक्स की वैल्यू आती 4.63 मीटर और Z मिनिमम की वैल्यू आ जाती आपकी 1.37। तो यहां से जब आपने ये सॉल्व किया तो आप यहां से बहुत अच्छे से देख सकते हैं कि Z मैक्स की वैल्यू इसके टैंक से जो है कम है। ठीक है, मतलब आपका जो फ्री सरफेस ऑफ द फ्लूइड बन रहा है वो कुछ इस टाइप से बन रहा है, जहां पर यहां से लेकर यहां तक की जो वैल्यू है वो 4.63 है, और ये जो आपकी मिनिमम वैल्यू है ये आपकी कितनी है, 1.37 मीटर है। इसका मतलब यह है कि यहां पर स्पिलिंग जो है वो नहीं हो रहा है। ठीक है, और अगर स्पिलिंग नहीं हो रहा है, इसका मतलब जो ओमेगा है, ओमेगा को हम इंक्रीज कर सकते हैं अगर हम स्पिलिंग को बढ़ाना चाहते हैं। तो अगर आप स्पिलिंग को बढ़ाना चाहते हैं तो वहां पर आपको क्या करना पड़ेगा, Z मैक्स की जो वैल्यू है, Z मैक्स की वैल्यू को आपको कितना रखना पड़ेगा, 5 मीटर रखना पड़ेगा। ठीक है, जब आप Z मैक्स की वैल्यू को 5 मीटर रखेंगे, Z की वैल्यू आपके पास 3 मीटर है, तो Z मिनिमम आप कैलकुलेट कर लेंगे और वहां से आप क्या करेंगे, R स्क्वायर ओमेगा स्क्वायर अपॉन 2G से ओमेगा की वैल्यू निकाल लेंगे। तो वहां पर जो ओमेगा की वैल्यू आएगी वो आएगी 4.42 रेडियन पर सेकेंड। ठीक है, ये आप कैलकुलेट कर लीजिएगा एक बार। अगर आप लोगों को ज्यादा डाउट होगा तो मैं फिर से इस पर एक सेक्शन एक लेके आ जाऊंगा, 5 से 10 मिनट का एक छोटा सा वीडियो ला दूंगा, तो आप लोगों को समझ में आ जाएगा। यहां पर जो मैंने आप लोगों को ये समझाया कि जब आपने फॉर्मूला में पुट किया तो Z मैक्स की जो वैल्यू है, Z मैक्सिमम की जो वैल्यू है वो कंटेनर की हाइट से कम थी। तो अगर Z मैक्स की वैल्यू कंटेनर की हाइट से कम होती है तो वहां पर स्पिलिंग का कंडीशन नहीं होता है। ठीक है, और अगर आपको उससे ज्यादा करना है तो आपको ओमेगा की वैल्यू बढ़ानी पड़ेगी, और जो बढ़ी हुई ओमेगा की वैल्यू आई थी, या फिर एंगुलर वेलोसिटी जो हम कह सकते हैं, वो है 4.42 रेडियन पर सेकेंड। ठीक है, चलिए, तो यहां पर आप लोगों का एक बहुत ही इंपॉर्टेंट पोर्शन जो बॉयंसी एंड फ्लोटेशन, वॉर्टेक्स फ्लो, ये सब जो टॉपिक्स हैं, ठीक है, जो कि बहुत इंपॉर्टेंट है, वो भी आपका क्या होता है, यहां पर खत्म होता है। नेक्स्ट लेक्चर से मैं आपको काइनेमैटिक्स ऑफ फ्लूइड स्टार्ट कराने वाला हूं। काइनेमैटिक्स ऑफ फ्लूइड जो है, अगर आधे घंटे का भी मैं लेकर चलूं तो 3 से 4 लेक्चर लगेंगे, लेकिन बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट सेशन होगा, वो भी बहुत अच्छे से उसे अटेंड करिएगा। जितना मैं पढ़ाऊंगा उतना ही ध्यान रखिएगा, उससे ज्यादा दिमाग मत लगाइएगा। उससे ज्यादा दिमाग लगाएंगे तो आप गेट ईएस पर कूदने की कोशिश करेंगे, उतना करने की जरूरत नहीं है। हमारा टारगेट एसएससी, एईजेई, एससीएस और आरआरबी है। ठीक है, तो यहां तक आई होप आपको समझ में आया होगा। अगर आप लोगों को मेरा वीडियो अच्छा लगता है तो मैं बार बार कह रहा हूं, प्लीज मेरे वीडियो को लाइक करिए, शेयर करिए, सब्सक्राइब करिए हमारे चैनल को, ओके, ताकि डायरेक्ट इसका फायदा आप लोग उठा सकें। और जो हमारा टेलीग्राम चैनल है जी सेवियर सिविल मैक, उसको ज्वाइन करिए। एक टारगेट हमने बनाया है 500 मेंबर्स का।
ठीक है, जेन्युइन मेंबर्स का 500 मेंबर्स। ठीक है, अभी हमारी टीम बहुत छोटी है लेकिन हमें बहुत मेहनत करना है, बहुत आगे बढ़ना है। ओके, तो चलिए नेक्स्ट वीडियो में आप लोगों के साथ मुलाकात होगी। तब तक के लिए काइनेमेटिक्स पढ़ते रहिए, रिवाइज करिए, क्वेश्चंस बनाते रहिए। ओके, अपना ख्याल रखिए। थैंक यू सो मच।